हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो ये टॉपिक है वो रहने वाला राजस्थान का एकीकरण, जो कि अभी तक इतने एग्जाम हुए हैं उनमें आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे जो वो क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? 18 मार्च 1948 को, जो 1 नवंबर 1956 में पूरी हुई थी। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो वो समय लगा था। यह RSSB के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के शासकों के प्रयास। राजपूताना की रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? कोटा महाराव भीम सिंह ने किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। राजस्थान यूनियन, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी यूनिट या इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित करवाया था। किसने किया था? भोपाल सिंह ने। राजपूताना संघ, जयपुर के महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय ने राजपूताना संघ के लिए जयपुर के प्रधानमंत्री VT कृष्णमाचारी के सुझाव के अनुसार राजस्थान के राजाओं का जयपुर में एक सम्मेलन बुलाया, लेकिन ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। ये सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया था? तो मानसिंह द्वितीय के द्वारा बुलाया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाड़ौती संघ। कोटा महाराव भीम सिंह कोटा, बूंदी, झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक बृहत्तर कोटा राज्य का निर्माण करना चाहते थे, किंतु हाड़ौती संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। उसके बाद में जो है वो वागड़ संघ, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह बृहत्तर डूंगरपुर का निर्माण करना चाहते थे। उसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा, प्रतापगढ़ के राज्यों को मिलाकर वागड़ संघ का निर्माण करने का प्रयास किया, मगर महारावल लक्ष्मण सिंह को अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। उसके बाद में भारतीय रियासती विभाग का गठन, उसके बाद में जो है वो भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया। 5 जुलाई 1947 यानी कि 5 जुलाई 1947 को RSSB के द्वारा पूछा गया को सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया तथा VP मेनन को जो है इसका सलाहकार सचिव नियुक्त किया गया। कार्य रियासतों को जो है वो समस्याओं का समाधान कर एकीकरण करना, यानी कि जो रियासतों की जो समस्याएं थी उनका समाधान करके उनका एकीकरण करना। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 16 सितंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा की कि छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलाकर एक संघ, एक यूनियन का बनाया जाएगा, यानी कि एक संघ यूनियन बनाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय रियासती सचिवालय ने घोषणा की स्वतंत्र भारत में वही रियासतें पृथक अस्तित्व में रह चुके हैं या वही जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व रह सकती हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ होगी। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल 4 रियासतें ऐसी थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, उदयपुर ही ऐसे राज्य थे जो ये जो शर्त थी वो पूरी करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट पर हम चलते हैं अधिमिलन पत्र, मिलाप पत्र, सम्मिलन पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या है? तो यह एक प्रकार का मिलाप पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय संघ में शामिल हो सकता था, यानी कि कोई भी जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो सकता था इस अधिमिलन पत्र या मिलाप पत्र या सम्मिलन पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पेपर के ऊपर साइन करने के बाद में अपना आधिपत्य केंद्र सरकार को समर्पित कर सकता था। बीकानेर रियासत के नरेश शार्दुल सिंह इस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा माने जाते हैं। 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से राजा ने सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा किया गया था। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था। दोनों पूछे गए हैं। तो सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने। 7 का डबल कर लेना, 14 अगस्त 1947 को लास्ट में धौलपुर नरेश उदयभान सिंह ने सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत की आज़ादी के साथ ही समस्त देशी रियासतों पर से ब्रिटेन सरकार की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में किसी भी देश में सम्मिलित होने अथवा पृथक अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। यानी कि या तो आप इंडिया में शामिल हो जाओ, या आप पाकिस्तान में चले जाओ, या अपना जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो, या जो शर्तें फुलफिल करता है वही जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की स्थिति, यानी कि जब हमारा इंडिया स्वतंत्र हुआ था उस समय जो वो राजस्थान की स्थिति क्या थी। तो राजस्थान की स्थिति में जो है वो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, जिसमें लावा, टोंक में, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, निमराना, अलवर, एक चीफ कमिश्नर प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा भी था। ये RSSB के द्वारा पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कितने ठिकाने थे? 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। स्वतंत्रता के समय ठिकाने कौन कौन से थे? तो निमराना, अलवर, जिसके शासक कौन आ जाते हैं? तो राव राजेंद्र सिंह जो कछुआ वंश से संबंधित थे। लावा, टोंक के कौन आ जाते हैं? प्रदीप सिंह जो नरूका वंश से संबंधित थे। कुशलगढ़, बांसवाड़ा में जो राव हरेंद्र सिंह आ जाते हैं जो राठौड़ वंश से संबंधित थे। एकीकरण के समय लावा ठिकाना जयपुर में था, जबकि वर्तमान में लावा ठिकाना कहाँ पे आ जाता है? टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़ था। और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा। नाम ही देख लो, लावा कितना छोटा सा है, तो सबसे छोटा ठिकाना कौन सा होगा? लावा होगा। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ था। लावा 20 वर्ग मील ही था। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चीफ कमिश्नर शासित प्रदेश भी था। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का था? C श्रेणी का था। राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? तो B श्रेणी में आता था। अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता। मैंने जब आपको बताया था कि 2 सभा बनाई गई थी, उसमें जो धारा सभा थी उसमें अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था। RPSC के द्वारा पूछा गया। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा में कुल 30 सदस्य थे। इस विधानसभा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्थान में अजमेर के विलय होने के समय जो वो अजमेर के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। यह RSSB के द्वारा पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं रियासतें। स्वतंत्रता के समय राजपूताना में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रियासतें कौन कौन सी आ जाती हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुर, किशनगढ़, टोंक, उदयपुर और जयपुर और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। ये 19 रियासतें आ जाती हैं। राजपूताना की रियासतों में हिंदू जनसंख्या थी। इनमें से केवल टोंक ऐसी रियासत थी जहाँ पे मुस्लिम शासक थे या नवाब रहते थे। टोंक में मुस्लिम शासक या नवाब रहते थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रियासत और उनके शासक। रियासत और उनके शासकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेवाड़ और उदयपुर में कौन थे? भोपाल सिंह थे। धौलपुर में उदयभान सिंह। सबसे लास्ट में जो है वो विलय पत्र या सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? धौलपुर रियासत थी। कब किया था? 14 अगस्त 1947 को किया था। सबसे पहले किसने किया था? बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह ने किया था। 7 अगस्त 1947 को किया था। झालावाड़ के जो है वो कौन आते हैं? हरिश्चंद्र आते हैं। सिरोही के अभय सिंह आते हैं और बूंदी के बैसे बहादुर सिंह, बैसे बूंदी। मारवाड़ जोधपुर के हनुमंत सिंह आ जाते हैं। हनुमंत सिंह आ जाते हैं। अलवर के जो वो तेज सिंह आते हैं। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह हैं। जैसलमेर के जवाहर सिंह और किशनगढ़ के सुमेर सिंह हैं। जयपुर के मान सिंह हैं द्वितीय और भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह हैं द्वितीय और शाहपुर के सुदर्शन देव आते हैं। टोंक के अजी उद्दौला आ जाते हैं। टोंक नवाबों की रियासत थी, एकमात्र ऐसी रियासत जो मुस्लिम रियासत थी। प्रतापगढ़ राम सिंह हैं और बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। कोटा के भीम सिंह द्वितीय थे और बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर साइन कर रहा हूँ। करौली के जो है वो गणेश पाल आ जाते हैं। करौली के कौन आते हैं? गणेश पाल आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और छोटी रियासत देख लेते हैं। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो जोधपुर रियासत थी, जो कि मारवाड़ में आ जाती है, जो कि RSSB के द्वारा पूछा जा चुका है। और सबसे छोटी रियासत जो थी वो शाहपुरा रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत देखते हैं। सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। तो सबसे बड़ी रियासत
क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो जोधपुर मारवाड़ आएगी, लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो जयपुर आएगी, और अगर हम छोटी देखेंगे तो दोनों में ही जो है वो शाहपुर आएगी। सबसे प्राचीन और सबसे नवीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ आएगी। जब जोधपुर मारवाड़ के आ गई, जयपुर के आ गई, तो तीसरी जो सबसे प्राचीन रियासत आएगी तो वो मेवाड़ की ही तो आएगी। तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़, जो 1838 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित की गई थी। झालावाड़ रियासत अंग्रेजों के द्वारा निर्मित करी गई थी। ये मैंने जब स्टडी करी थी तब मैंने ये ट्रिक्स लगाई थी, कुछ ट्रिक्स से याद किया था कुछ फैक्ट, तो इस वजह से ये है, तो इसको आप नेगलेक्ट कीजिए, या फिर आप भी जो है वो ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं। एक आता है सैल्यूट स्टेट। क्या होता है? 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, इसीलिए उन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। सैल्यूट यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है सैल्यूट करना, तो 19 रियासतों को जो है वो तोपों की सलामी दी जाती थी, इसीलिए उन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। निमराना, कुशलगढ़ और लावा ठिकाने को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, यानी कि इन तीनों ठिकानों को जो वो तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। एक तो सैल्यूट स्टेट होता है और एक नॉन सैल्यूट स्टेट होता है। जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी उनको सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। तो 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए उनको सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। एक नॉन सैल्यूट स्टेट था जिनमें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, और जो तीनों ठिकाने थे जिसमें निमराना, कुशलगढ़ और लावा था, इनको नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो वो तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। राजपूताना की रियासतों में 19 तोपों की सलामी केवल उदयपुर के तत्कालीन महाराणा को दी जाती थी, और राजपूताना की रियासतों में 19 तोपों की सलामी जो है वो केवल उदयपुर के तत्कालीन महाराणा को ही दी जाती थी। ये सलामी रियासत से बाहर मिलती थी, और ये सलामी कहाँ मिलती थी? तो रियासत से बाहर मिलती थी। और ये सलामी रियासत से बाहर मिलती थी, जबकि वे अपनी रियासतों में 21 तोपों की सलामी ले सकते थे। यानी कि ये सलामी जो थी वो रियासतों से बाहर मिलती थी, लेकिन वह जो है वो अपनी रियासतों में 21 तोपों तक की सलामी ले सकते थे। 17 तोपों की सलामी पाने वाले शासकों में बीकानेर के तत्कालिक महाराजा, भरतपुर के महाराजा, बूंदी के महाराजा, जयपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा, करौली के महाराजा और कोटा के महाराजा और टोंक के नवाब सम्मिलित थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख लेना। अन्य तथ्य, कुछ रियासतों से संबंधित अन्य फैक्ट आ जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन थी? टोंक थी। धौलपुर, भरतपुर दोनों रियासतें जाट रियासत थी, जबकि अन्य रियासतें जो थी वो राजपूत रियासतें थी। टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी, धौलपुर भरतपुर जाट रियासत थी, और अन्य रियासतें जो थी वो राजपूत रियासतें थी। एकीकरण प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो अलवर थी, और अंतिम रियासत सिरोही व अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र थे। यानी कि एकीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाली पहली रियासत तो अलवर थी, लेकिन अंतिम रियासत सिरोही और अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र थे। जैसलमेर रियासत सबसे पिछड़ी रियासत थी, इधर पश्चिमी की साइड में आती है, इसलिए ये सबसे पिछड़ी रियासत थी। ऐसे याद करना ही है बस ओनली। जवाहरलाल, ये जरूरी नहीं है कि ये पश्चिमी की तरफ आती थी तो ये पिछड़ी रियासत थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। किसे कहा है? तो जैसलमेर रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। उत्तरदायी शासन की स्थापना में पूर्णतः असफल रहने वाली रियासत जैसलमेर रियासत थी। मतलब उत्तरदायी शासन की स्थापना सभी रियासतों में हो गई थी, लेकिन एक जैसलमेर रियासत में नहीं हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1947 1942 ईस्वी में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उसमें कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो वो जैसलमेर रियासत ने भाग नहीं लिया था। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि बीकानेर रियासत ने 4,87,00,000 जमा करवाई थी। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि कौन सी रियासत ने जमा करवाई थी? तो वह बीकानेर रियासत ने करवाई थी। 4,87,00,000 रुपए जमा करवाए थे। टोंक में जोधपुर रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, यानी कि ये जो जोधपुर रियासत थी वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी जी की हत्या से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति का नाम बताया था मैंने जब आपको पढ़ाया था, तब जब मैं आरबीएससी बुक पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि खर्रे के बारे में बताया था। तो खर्रे का नाम आ जाता है महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ। महात्मा गांधी जी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक तेज सिंह व दीवान MB खर्रे, देखो यहाँ पे भी आ गए हैं, को दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था। मत्स्य संघ में शामिल 2 रियासतें कौन सी आ जाती है? धौलपुर और भरतपुर भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। धौलपुर और भरतपुर रियासतें जो थी वो ये बोलती थी कि हमारी भाषा उत्तर प्रदेश के जो राज्य है उसके सम है, तो मतलब हमें जो है वो भाषा के आधार पे उत्तर प्रदेश में मिला देना चाहिए।
लेकिन मत्स्य संघ में शामिल होने वाली ये दोनों रियासत उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, परंतु ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस कमेटी का नाम पूछा जाता है, परंतु जो है वो डॉक्टर शंकर राव देवराय समिति की सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में मिलाया गया। धौलपुर रियासत जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ मिलने को तैयार थी। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। इस बारे में अपनी शर्त उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के सामने रखी थी, परंतु वीपी मेनन के प्रयासों और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति की वजह से जो है वो अपना विचार त्याग कर राजस्थान में विलय को तैयार हो गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा प्रथम चरण, जो मत्स्य संघ मत्स्य यूनियन, जो 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था। 4 रियासतें व 1 ठिकाने का विलय किया गया था। इसमें 4 रियासतें और 1 ठिकाने का विलय किया गया था। भरतपुर और धौलपुर दोनों रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी भाषाई आधार पे, बट इनको बाद में जो है वो कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो वो मैंने पहले आपको बताई थी कि तो बीच में हमारा जो है वो कंप्यूटर हैंग हो गया था, तो इस वजह से ये क्लास बंद हो गई, बट अभी जो है वो सही है एकदम से। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मत्स्य संघ यानी कि मत्स्य यूनियन के बारे में। तो इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो 18 मार्च तो हम मत्स्य संघ के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि मत्स्य यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे। उसका गठन कब किया गया था, तो 18 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया था। मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था, 18 मार्च 1948 को किया गया था। मत्स्य संघ या मत्स्य यूनियन का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया था। मत्स्य संघ जो थे उसमें मोस्टली 4 तो इसमें रियासतें शामिल की गई थी और 1 ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल की गई थी और 1 ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। चल जाओ। मत्स्य संघ में 4 रियासतें व 1 ठिकानों का विलय किया गया था, और ये 4 रियासतों में अलवर और भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर भाषाई आधार पे जो उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रही थी। तो अगली क्लास जो है वो हम नेक्स्ट कल लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।